कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक समस्या को विभिन्न दृष्टिकोण से समझना। पहली चीज तो सामाजिक समस्या क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, और फिर समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम सामाजिक समस्या को कैसे देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी विषय पर बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं उनको समझने के लिए, उनको विश्लेषित करने के लिए। उसी तरीके से किसी समस्या को, किसी घटना को देखने के लिए भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्री हैं, तो अर्थशास्त्री किसी भी घटना, एक ही घटना को एक अर्थशास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक, एक जो राजनीति वैज्ञानिक है, दर्शन शास्त्री है, वो किस तरह से देखेंगे। तो सब लोग उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनकी जो विषय वस्तु है, उनकी जो विषय सामग्री है वो अलग अलग है। अर्थशास्त्री किसी भी घटना के आर्थिक कारणों को देखता है, बाजार की स्थितियों को देखता है, क्रय विक्रय जो बाजार का कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग उसको देखने की कोशिश करता है। मानव शास्त्री जो है, चूंकि आदिम समाज पे फोकस करता है, तो वो उस तरह से उस स्थितियों को देखता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, मानसिक स्थितियां, उस पर फोकस करता है, क्या उसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं उस घटना के पीछे, क्या मनोवैज्ञानिक कारण है। दर्शन शास्त्री उसके पीछे के जो धार्मिक या फिलोसॉफिकल रीजन है उनको देखने की कोशिश करता है। उसी तरह से एक समाजशास्त्री किसी भी घटना को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखता है। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शनल यानी प्रकार्यवादी हो सकता है, संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण हो सकता है किसी चीज को देखने का, एक सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण हो सकता है, और तीसरा संघर्षवादी दृष्टिकोण हो सकता है। तो आज जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे या आपसे मैं चर्चा करूंगी वो है सामाजिक समस्या को संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य से देखने की। ना केवल देखने की, बल्कि उसको हम कैसे समझते हैं। चलिए, सामाजिक समस्या जो सोशल प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको हम कहते हैं, मतलब ऐसी कोई भी घटना जो समाज में डिस्टरबेंस पैदा करती है, विघटन पैदा करती है, बिखराव की स्थिति पैदा करती है, समाज में टूटन की स्थिति पैदा करती है, निराशावादी दृष्टिकोण पैदा करती है, उसको हम कहते हैं ये एक व्याधिकीय स्थिति है। व्याधि का मतलब यहाँ होता है रोगग्रस्त, बीमार करना। व्याधि आप हिंदी में जानते होंगे कि व्याधि मतलब रोग। तो समाज को रोगग्रस्त बना देती है, उसमें बीमारियां पैदा कर देती है, उसमें विघटन पैदा कर देती है। ऐसी स्थिति को पैथोलॉजिकल कंडीशंस यानी व्याधि की स्थिति कहते हैं, और ये व्याधि की स्थिति ही सामाजिक समस्या है। यानी ऐसी कोई भी घटना जो समाज में बिखराव लाए, असंतुलन लाए, विघटन लाए, टूटन की स्थिति लाए, संघर्ष लाए, असमानता को पैदा करे, वो सब सामाजिक समस्या में आता है। उन सबको हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो व्याधि की स्थिति, ये व्याधि की स्थिति क्या है, सामाजिक समस्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये क्या चीज है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य जो है ये जस्ट अपोजिट है प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे चर्चा की कि समाजशास्त्र में हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव की चर्चा करते हैं। ये मोटे तौर पर है। इसके बाद आज जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ हम 3 पर्सपेक्टिव की चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला आपके सामने है संघर्षवादी। हमने लिखा है कि संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य जो है वो प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की विपरीत स्थिति है या विपरीत परिप्रेक्ष्य है। प्रकार्यवाद को बहुत डिटेल में इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि हमने लिखा है कि ये उसके विपरीत होता है तो हमें अर्थ पता होना चाहिए। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य जो होता है वो वर्तमान जो स्थिति है उसको बनाए रखने में का समर्थक होता है, उसको वो परिवर्तन नहीं चाहता, वो स्टेटस कोइस्ट होता है यानी यथास्थितिवादी होता है। तो समाज की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो उसको बनाए रखने का समर्थक होता है, यानी स्टेटस कोइस्ट उसे कहते हैं हम, और वो परिवर्तन नहीं चाहता। जबकि संघर्षवादी जो परिप्रेक्ष्य वाले हैं वो परिवर्तन
रिवोल्यूशन की डिमांड करते हैं ताकि संघर्ष को, असमानता को समाप्त किया जा सके या समस्या को सॉल्व किया जा सके। कैसे, क्या है उसके पीछे इनकी सोच, उसको देखिए। इस सिद्धांत के जो प्रोपाउंडर कह लीजिए या जो प्रमुख जो है सिद्धांतकार हैं, विचारक हैं, उनमें कार्ल मार्क्स का नाम प्रमुख है। और फिर कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंजल्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और भी लोग आप पढ़ेंगे कि वो संघर्षवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स का से मेनली जुड़े होने के कारण इसको हम जो है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है लोग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स हर चीज के पीछे संघर्ष को इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए, अब ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये परिप्रेक्ष्य 3 बिंदु को फोकस करता है। एक, सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी। दूसरा, संसाधनों का विभाजन यानी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। और तीसरा पॉइंट जो है वो है विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष, यानी जो क्लासेस हैं सोसाइटी में। क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है? यहाँ क्लास का मतलब कक्षा से नहीं होता है। क्लास यानी वर्ग का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर समान स्वामित्व रखने वाले लोगों का एक समूह। यानी हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उससे हमारा क्लास या हमारा वर्ग डिसाइड होता है। इसलिए आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हम लोग जब बात करते हैं तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग की बात करते हैं। ये कैसे डिसाइड हुआ कि कोई उच्च वर्ग में है, मध्य वर्ग में है, निम्न वर्ग में? ये हमारी आर्थिक स्थिति, आपकी वेल्थ है, पावर है, उसके अकॉर्डिंग, संपत्ति, धन के आधार पर व्यक्ति का जो क्लास है वो डिसाइड होता है उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर। यानी जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उस पर कितना कंट्रोल है। जितना ज्यादा कंट्रोल होगा वो उस ऊपर क्लास में आएगा, फिर मिडिल क्लास में और फिर निम्न वर्ग में आएगा। चलिए, अब 3 चीजों पे हमें बेसिकली फोकस करना है, वो है सामाजिक असमानता, संसाधनों का विभाजन और आर्थिक बीच के भी आर्थिक वर्ग का संघर्ष। ठीक है, अब हम इसको एक और नए एंगल में समझते हैं। अभी उस स्लाइड को, उस चीज को वहीं तक रखिए और आगे अब सोसाइटी को पहले समझिए। मार्क्स कहते हैं कि जो समाज है वो डायलेक्टिक्स का कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्टिक्स, यानी समाज में जितनी भी डायनामिक, गतिशील वस्तुएं हैं, जो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, वो सब डायलेक्टिक्स से घिरी हुई हैं, यानी उनमें द्वंद्वात्मकता है। व्हाट इज डायलेक्टिक या व्हाट इज द्वंद्वात्मकता? द्वंद्वात्मकता क्या है? द्वंद्वात्मकता का मतलब होता है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, 2 विपरीत विशेषताएं एक साथ रहती हैं। कैसे? कोई भी चीज है उसमें 2 विपरीत विशेषताएं होती हैं, जैसे सहयोग, असहयोग यानी कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन, समानता, असमानता, समर्थन, विरोध, है ना, जैसे दिन रात, सुबह शाम, सच झूठ, स्वर्ग नर्क। ये 2 जो अपोजिट कॉम्बिनेशन है, ये सोसाइटी की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि समाज में जितने भी भौतिक पदार्थ या जीवित वस्तु हैं जो डायनामिक है, परिवर्तनशील है, उनमें द्वंद्वात्मकता होती है। और द्वंद्वात्मकता का मतलब है कि 2 विपरीत विशेषताएं किसी भी चीज में एक साथ पाई जाती हैं, एक साथ उपस्थिति उनकी होती है। क्लियर? अब अगर 2 विपरीत चीजें एक साथ होंगी तो क्या होगा? संघर्ष होगा। ठीक है, आगे देखिए। समाज में, जैसे मैंने कहा, डायलेक्टिक्स का कॉम्बिनेशन है सोसाइटी, तो समाज में असमानता है, और जहां असमानता होती है वहां संघर्ष भी होता है। तो असमानता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स या अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, असमानता कहाँ है? हितों में असमानता है। जो इंटरेस्ट है उनमें इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन इंटरेस्ट, हितों में। एक वर्ग के हित अलग हैं, दूसरे वर्ग के हित अलग हैं। संसाधनों पर नियंत्रण, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है और किसी का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अपर है, मिडिल है या फिर लोअर क्लास है। तो एक तो असमानता हो गई, हितों को लेकर इंटरेस्ट जो है लोग ग्रुप्स के वो अलग अलग हैं। एक ग्रुप का इंटरेस्ट अलग है, एक ग्रुप का इंटरेस्ट अलग है। संसाधनों पर कंट्रोल, किसी का ज्यादा, किसी का कम, और किसी का संसाधनों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। दूसरी तरफ जो दूसरा एलिमेंट ये फोकस करते हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? मैंने जैसे बताया, डायलेक्टिक्स से आता है। और डायलेक्टिक्स क्या है? 2 विपरीत चीजें एक साथ रहती हैं। इसको और सिंपल अगर हम कर दें, जैसे आपके मन में कोई विचार आता है और उसी समय, एक ही समय में आपको दो अपोजिट थॉट आपके दिमाग में है। एक, आपको अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव की शादी में सम्मिलित होना है, और सेकंड कि आपको
नेक्स्ट डे या कुछ दिन में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई एक परीक्षा है उसकी तैयारी करनी है, तो आपको ये अटेंड करना है या वो अटेंड करना है, उसमें जाना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, या फर्स्ट को या सेकंड को, इसको लेकर दिमाग में एक द्वंद्व, क्योंकि दोनों विपरीत चीजें हैं, आप या तो ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो जो द्वंद्वात्मक स्थिति होती है उससे दिमाग में संघर्ष पैदा होता है। तो असमानता और संघर्ष ये दो बेसिक एलिमेंट हैं जो सोसाइटी में डायनामिज्म यानी चेंज को लाते हैं। अब उन्हीं दोनों एस्पेक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट को और इनइक्वालिटी को हम एक और शेप में समझने की कोशिश करते हैं। असमानता, असमानता क्या है? जैसे कि मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में जितने भी समाज हैं उन सब समाजों में दो प्रकार के जो वर्ग पाए जाते हैं। हर सोसाइटी में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। पहला कैपिटलिस्ट यानी बुर्जुआ, और दूसरा वर्कर या प्रोलेटेरियट। जो भूमि का स्वामी है या पूंजी का स्वामी है वो क्या है? कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, और उसको इन्होंने नाम दिया बुर्जुआ। ये हैव्स भी है, ये रूलिंग क्लास भी है, और ये एक्सप्लॉइटर भी है। ये शोषक है क्योंकि ये शोषित करता है अपने से नीचे वर्ग का, ये शासन करता है इसलिए ये रूलिंग क्लास भी है, और ये हैव्स है क्योंकि इसके पास सब कुछ है। दूसरा है जो मजदूर है या श्रमिक है, वो उसको इन्होंने नाम दिया सर्वहारा। वो हैव्स नॉट है। क्यों है? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास केवल श्रम है, ना भूमि है ना पूंजी है। वो अपने श्रम को उन पूंजीपति और भूमि के साथ इन्वॉल्व करता है, उनके यहाँ काम करता है, और तब वो कुछ उत्पादन करता है। तो उत्पादन के जो मेन तीन साधन है, भूमि, पूंजी और श्रम, उसमें से भूमि और पूंजी जो है उसका मालिक सर्वहारा बुर्जुआ है, और जो श्रम का मालिक है वो प्रोलेटेरियट है, सर्वहारा है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स हर समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं, और उन दोनों वर्गों के हित अलग अलग होते हैं। कैसे? जैसे हमने देखिए यहाँ लिखा है हितों में संघर्ष, यानी एक वर्ग जैसे कि बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट, उसका क्या है? उसका जो पर्पस है वो क्या है? उसका पर्पस है अधिक से अधिक लाभ कमाना, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और जो प्रोलेटेरियट है, सर्वहारा है, वर्कर है, उसका उद्देश्य क्या होता है? वो चाहता है कि मैं अपने श्रम के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक मुझे वेजेस मिले और सैलरी मिले। अब ये दोनों की जो इंटरेस्ट है, बुर्जुआ का टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ कमाना, और वर्कर या प्रोलेटेरियट का अपनी उचित मात्रा में अपनी सैलरी प्राप्त करना, ये दोनों अपोजिट है, डायलेक्टिक्स है दोनों में। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा बुर्जुआ को तो उसकी सैलरी या उसकी वेजेस में कमी होगी, और अगर उसको वेजेस और सैलरी ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा? उसके प्रॉफिट में कमी होगी। तो दोनों में से एक का हित पूरा हो सकता है। तो ये जो क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट है यानी हितों में संघर्ष है, ये भी असमानता के कारण है। ठीक, एक पॉइंट ये है। और दूसरा, जो सोसाइटी में जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज दुनिया में कम है, और हर कोई अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना चाहता है। और कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जिसका अधिक से अधिक रिसोर्सेज पे कंट्रोल होगा वो उसको पावर मिलेगी, उसको अथॉरिटी मिलेगी। तो वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, अथॉरिटी वो अधिक जो जिसका रिसोर्सेज पे कंट्रोल है उसको मिलेगी। तो इस तरह से देखें तो सोसाइटी में रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है जो, और रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, और इन सबको लेकर उनके इंटरेस्ट में क्लैश होता है, संघर्ष होता है, और इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था कि सामाजिक समस्या को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से समझना, तो इस स्लाइड में आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सोशल प्रॉब्लम जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव कहता है कि सोसाइटी में चूंकि दो वर्ग हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, यानी रिच और पुअर, या फिर कैपिटलिस्ट और वर्कर, है ना, बुर्जुआ और सर्वहारा, हैव्स नॉट, एक जिसके पास सब कुछ है, कुछ नहीं है, एक जो शोषक है, रूलिंग क्लास है, एक शोषित है जो रूल्ड क्लास है। ये जो दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों में
अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष होता है। एक वर्ग चाहता है मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना, लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाना, और एक सैलरी और वेजेस को बढ़ाना चाहता है। और दोनों ही इसके लिए रिसोर्सेस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सोसाइटी में उनके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, वेल्थ हो, प्रेस्टीज हो। और इन सब के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, वही सोशल प्रॉब्लम को सोसाइटी में जनरेट करता है, यानी समाज में समस्याओं को पैदा करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको अभी तक जो हमने पढ़ा वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था कि मार्क्स कहते हैं कि अधिकतर जो ये मैंने यहाँ पर देखिए मार्क किया है कि वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज है ना, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये जो है ये इनइक्वालिटी का और संघर्ष का कारण होता है। लेकिन आज के दौर की हम बात करें, प्रेजेंट सोसाइटी को हम इंक्लूड करें, तो शिक्षा, कास्ट, क्लास, जेंडर, डिजिटल गैप, धर्म, इन सब के कारण भी सोसाइटी में संघर्ष होता है, इनइक्वालिटी होती है और सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सबको भी अगर हम नवीन जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य उभर के आए हैं उनमें, उनके माध्यम से अगर हम इसको जोड़े तो हम कह सकते हैं कि केवल वेल्थ और पावर ही नहीं, बल्कि शिक्षा भी है, कास्ट भी है, रिलीजन भी है, रेस भी है, डिजिटल गैप भी है, जेंडर डिस्पैरिटी भी है। ये सब भी सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे मैंने कहा कि इन सब में असमानता है, एक का रिसोर्सेज पे ज्यादा कंट्रोल है, एक का कम है, और हितों में इन क्लैशेस हैं, इनके आपस में विपरीत हित है और हितों में संघर्ष है। अब संघर्ष से मास वायलेंस होता है, यानी समूह हिंसा होती है। और जब समूह हिंसा होती है तो सोसाइटी में ब्रेक डाउन होता है, यानी सोसाइटी जो है उसका सिस्टम जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, वो व्यवस्था बिखरने लगती है। और जब जब सोसाइटी की व्यवस्था बिखरेगी, क्या होगा, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसको अपने घर पे, अपने परिवार पे अप्लाई करके देखिए। परिवार में कभी संघर्ष होता है, दो लोगों के विचार नहीं मिलते, दो लोगों की बात में किसी चीज को लेकर विपरीत विचार रखे और उनके बीच में संघर्ष हुआ। कई बार हाथ भी उठा लिया जाता है, हिंसा भी हो जाती है, तो वो परिवार के सदस्यों में तो हिंसा हुई। हिंसा से आपके जो परिवार का जो सिस्टम है वो उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है, बिखराव आ जाता है, और फिर सोसाइटी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार परिवार टूट जाता है ना। इसीलिए जो पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी उनमें जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि डायलेक्टिक्स थे, इंटरेस्ट में क्लैश हुआ, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वायलेंस हुई, और वायलेंस हुआ तो परिवार का बिखराव हुआ। और जब परिवार का बिखराव हुआ तो परिवार में प्रॉब्लम्स जनरेट हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम, संपत्ति का विभाजन हुआ, रिश्तों का विभाजन हुआ। तो ये सारी चीजें सोशल प्रॉब्लम का रीजन है। अब सवाल उठता है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से हम समाज की समस्याओं को देखते हैं तो वो इसका क्या हल बताते हैं। उनका ये कहना है कि समाज में या समाज व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जब जब मास वायलेंस होता है, यानी समूह हिंसा होती है, संघर्ष होता है, तो समाज में या सिस्टम में चेंज की आवश्यकता होती है। पहली चीज, कैसे भाई, या तो असमानता को कम कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, अथवा जो दूसरा वर्ग है, जो शोषित है, जो असमानता का शिकार है, जो निम्न स्थिति में है, निम्न आर्थिक स्थिति में है, दंश झेल रहा है, वो अपनी संपत्ति और शक्ति में वृद्धि करे, वेल्थ में, पावर में, या तो वो अपनी वेल्थ और पावर में को इंक्रीज करे, या फिर असमानता को कम किया जाए। तो असमानता को कम कैसे किया जाएगा भाई, जैसे कि या जैसे आपने देखा होगा कई बार कि एक लाइन, दो लाइन है, एक छोटी और एक बड़ी, तो अगर उसको उसके बराबर करना होता है तो या तो उसके बराबर में एक छोटी लाइन खींच दी जाए तो वो हो जाएगी, या फिर एक बड़ी लाइन खींच दी जाए। तो इक्वेलिटी लाने के लिए व्यवस्था में पहले तो परिवर्तन लाना होगा। ऐसा ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट को, मास वायलेंस को, सोसाइटी में बिखराव की स्थिति को समाप्त करना है तो क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, सोशल सिस्टम में चेंज लाना होगा। इसीलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम को चेंज करने की बात करता है ये। जो इनका कहना है कि जो पूंजीवाद आया, वो पूंजीवाद में क्या है, दो वर्ग हैं, एक पूंजीपति, एक सर्वहारा, बुर्जुआ और सर्वहारा, और दोनों के इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट विपरीत हैं, उनमें क्लैश होता है तो वायलेंस होता है तो सोसाइटी में बिखराव होता है, विखंडन होता है। और जब जब विखंडन होता है तब सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं,
सामाजिक समस्याएं पैदा होती है और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सिस्टम में चेंज करना होगा, यानी समाज में परिवर्तन करना होगा। और दूसरा, असमानता को कम करना होगा, समाप्त करना होगा, या फिर जो दूसरा वर्ग है, वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, हैव्स नॉट है, प्रोलिटेरियत है, उसकी संपत्ति और शक्ति में वृद्धि करनी होगी, तो सोशल प्रॉब्लम को समाप्त किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम कहें तो ये लोग ये मानते हैं कि रिवोल्यूशन या परिवर्तन या क्रांति इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है, कंपलसरी है। कैसे? जो समाज में बाधाएं या बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उनको दूर करने के लिए। तो समाज में जो बिखराव है, बिखराव की स्थिति को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे? समाज में बिखराव की स्थिति को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? बिखराव की स्थिति को दूर करने के लिए हमें सोशल सिस्टम में चेंज करना होगा, जो दो वर्ग है उनके बीच की डिस्पैरिटी को समाप्त करना होगा, तब जाकर हम कह सकते हैं कि समाज में प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है। अच्छा, ये तो हुआ सोशल प्रॉब्लम को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से समझने का एक तरीका। अब आप इसको सोसाइटी में जब इस पे सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कैसे, तो जनरली सवाल क्या बनते हैं? आपके सवाल बनते हैं कि पहला सवाल आपका ये बनता है कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्यों एक दूसरे के अलग है, और फंक्शनल पर्सपेक्टिव किस चीज पे फोकस करता है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का फोकल पॉइंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका उत्तर, कि जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव यानी प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है वो स्टेटस कोइस्ट है, यानी यथास्थितिवाद है और परिवर्तन के समर्थक नहीं है। वो चाहते हैं कि यथास्थितिवाद बनी रहे, जैसी स्थिति है। क्यों चाहते हैं ऐसा? ये एक सोचने का विषय है। वो इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि जो उनकी पोजीशन है सोसाइटी में, वो उसी टॉप पोजीशन पे बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन होगा तो उनकी जो टॉप पोजीशन है सोसाइटी में वो शायद छिन जाएगी, तो इसीलिए वो स्टेटस कोइस्ट है, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ जब आपसे पूछा जाए कॉन्फ्लिक्ट के फोकल पॉइंट्स क्या है, तो ये व्यवस्था में परिवर्तन के समर्थक है, परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सोशल प्रॉब्लम का या कॉन्फ्लिक्ट का, वायलेंस का एकमात्र हल यही है कि सोसाइटी में सिस्टम में परिवर्तन कर दिया जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, वायलेंस खत्म होगा, असमानता खत्म होगी और सोसाइटी में एक बेटरमेंट होगा, और शायद सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट के बाद सोसाइटी जो है वो समरूपता आ जाएगी, या कहना चाहिए एक बेटर सोसाइटी स्टैब्लिश हो जाएगी, तो सोशल प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह का ये पर्सपेक्टिव इस चीजों पे फोकस करता है। आपका कोई भी सवाल, आपको लगता है आपका कोई सवाल है, आप यहाँ पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपके सवालों का उत्तर समय रहते देंगे।